टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। और मुकेश पटेल साहब के साथ हम लोग कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे और कुछ खास बातें बता दूं पहले ही क्या हम चर्चा करने वाले हैं। मसलन बताएंगे आपको कि प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट में मिल रही रकम पर कैसे होगा टैक्स कैलकुलेशन, विदेश यात्रा के दौरान चुकाने वाले इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पर क्या कर सकते हैं टैक्स छूट का दावा, और साथ ही आपको बताएंगे कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम आय में क्या 1 लाख रुपए LTCG होने पर लगेगा टैक्स। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है, कई सारी कॉलोनी को रीडेवलप करने की बातचीत चल रही होती है। तो जब भी ऐसी कॉलोनी को रीडेवलप किया जाता है, फिर बिल्डर आपके फ्लैट को रीडेवलप करता है, तो 2-3 तरह के आपको मुआवजा या फिर रकम मिलती है। उस रकम पर टैक्स का कैलकुलेशन कैसा हो, इस तरह के कई सारे सवाल हम लोग के पास आते रहते हैं। तो मुकेश पटेल जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो हमें रीडेवलपमेंट के नाम पे जो पैसा मिलता है, इसमें एक पैसा होता है जो एक मुश्त मिल जाता है, जिसको हार्डशिप कॉम्पनसेशन कहते हैं। तो इस पर क्या होता है टैक्स का कैलकुलेशन? जी, बाकी पे अगला सवाल मैं पूछूंगा आपसे। मैं जी लक्ष्मण जी, ये जो आपने हार्डशिप कॉम्पेंसेशन अलाउंस की बात की, जैसे आपने बताया, ये लमसम अमाउंट दिया जाता है। और इस कारण से, जैसे इसका नाम है हार्डशिप, अब जब भी रीडेवलपमेंट होता है तब आप कई सालों से अपने एक फ्लैट में या घर में रह रहे हैं, आपको डिसलोकेट होना पड़ता है क्योंकि रीडेवलपमेंट की एक्टिविटी को हाथ धरा जाएगा। अब उस समय के लिए आपको जो तकलीफ सहन करनी होती है, उसके लिए एक मुआवजा कॉम्पेंसेशन के तौर पे जो दिया जाता है, तो इस पर बहुत सारे ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स जो करदाता की फेवर में हैं, जिसमें ये कहा गया है, डिपार्टमेंट ये कहता था कि इसको टैक्स कर दिया जाना चाहिए। और कोर्ट्स ने ये व्यू लिया है कि भाई ये जो हार्डशिप कॉम्पेंसेशन है, तो ये जो एसेट है, इसकी कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप गिन नहीं सकते, इसकी खरीद कीमत नहीं होती है कोई। तो ऐसी केस में जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सेलिब्रेटेड डिसीजन है BC श्रीनिवास सेठी का, उसमें ये कहा गया कि जो एसेट की कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं गिनी जा सकती, तो उसमें कोई टैक्सेबल कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होता है। तो ये सेटल्ड पोजीशन है कि हार्डशिप कॉम्पेंसेशन पर आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा, क्योंकि इट्स अ कैपिटल रिसीट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। बिल्कुल, अगर आपको किसी भी तरह का हार्डशिप कॉम्पनसेशन मिल रहा हो प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट करने के नाम पे, आपके फ्लैट या आपकी सोसाइटी को रीडेवलपमेंट करने के नाम पे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन एक और कॉम्पनसेशन मिलता है जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट रीइंबर्समेंट कहते हैं, या फिर हम लोग मंथली रेंटल कॉम्पनसेशन कहते हैं। मान लिया आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ के कहीं आप रहने जा रहे हैं, उसके लिए आपको जाने का खर्चा ट्रांसपोर्ट रिइंबर्समेंट मिलेगा, सामान ले जाने का खर्चा मिलेगा, और जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं तत्काल अस्थायी तौर पर उसके लिए रेंटल कॉम्पनसेशन आपको मिलता है। तो इस पर भी क्या मुकेश जी टैक्स नहीं लगेगा कि नहीं? यहाँ अलग मामला है। यहाँ एग्जम्पशन तो आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ नियम ये रहेगा लक्ष्मण जी कि मान लीजिए आपको ट्रांसपोर्ट के लिए आपको 25,000 दिया गया और आपने एक्चुअल जो खर्च किया है वो 20,000 का है, तो 20,000 आपको एग्जम्प्ट मिलेगा। 5,000 जो आपने खर्च ही नहीं किया, आपकी जेब में गया, उस पर आपको टैक्स भरना होगा। इसी तरह से जो आपको रेंटल देते हैं कॉम्पेंसेशन, तो ये रेंट की अमाउंट, मान लीजिए आप पूरी यूज करते हैं आपके अस्थाई जो रहवास के लिए, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई बचत रह जाती है तो वो बचे हुए अमाउंट पर आपको टैक्स भरना होगा। दिस इज द
लूटूं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पे फिर चलेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। कई सारे कॉल हमारे पास आ रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि रीडेवलपमेंट की बजाय हम फ्लैट आपसे ले लिया, यानी बिल्डर ने फ्लैट आपसे ले लिया और आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी दे दी, दूसरा फ्लैट दे दिया, सेम एरिया का, कोई एडिशनल एरिया नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन का क्या मामला बनता है कि नहीं? यहाँ कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि हमने दिया उस ये बहुत बहुत हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू है आपका कि मैं मेरा जो फ्लैट है वो सरेंडर करता हूँ, उसके सामने मुझे ये जो नया फ्लैट रीडेवलपमेंट में मिल रहा है वहाँ या बिल्डर की कोई और स्कीम में, तो इसमें कैपिटल गेन तो होता है, बनता है, क्योंकि एक्सचेंज गिना जाएगा तो भी उसके हिसाब से कंप्यूटेशन होगा कैपिटल गेन का। पर आप फायदा ले सकते हैं सेक्शन 54 का, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये जो मैं पुराने घर में रह रहा हूं उसके सामने मुझे ये जो नया घर बना के दिया जा रहा है, आप एक घर बेच के दूसरा घर लेते हैं, आप जानते हैं 54 का एग्जम्पशन मिलता है, तो ये 54 का एग्जम्पशन आप इसके दायरे में क्लेम कर सकते हैं, ये भी आपको फायदा रहेगा उसकी कंडीशंस फुलफिल होते हुए। लक्ष्मण जी, तो बिल्कुल आपको अगर किसी भी तरह के प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट आपके साथ हो रहा, आपकी प्रॉपर्टी के साथ, तो कई सारे हालात हो सकते हैं और किन किन हालात में टैक्स की देनदारी क्या बनती है, अभी बेहतरीन तरीके से मुकेश पटेल साहब ने समझाया। अब चलते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ है नई दिल्ली से एपीएस चावला जी। चावला साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आपका सर नमस्कार जी, नमस्कार। आपका नाम एपीएस चावला मैं पढ़ रहा हूँ, आपने भेजा, नाम लंबा है क्या? आपने सिर्फ एपीएस से लिखा? बहुत ज्यादा लंबा है सर, वैसे बड़ा शुद्ध नाम है। हाँ। अमृतपाल सिंह चावला। अमृत, अरे क्या खूबसूरत नाम है आपका, तो इसको पूरा नाम भी लिखेंगे तो बोलने में किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन अच्छा नाम। धन्यवाद सर। बताएं क्या उलझन है टैक्स की? सर टैक्स की उलझन ये है कि मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ और मेरी वाइफ भी बैंकर है, पर वो इन सर्विस है। हम दोनों के नाम अपने अपने नाम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। फ्लैट्स हैं दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल नेम पे। अब हम चाहते हैं कि उन छोटी प्रॉपर्टीज को निकाल के एक बड़ी ज्वाइंट प्रॉपर्टी ले ली जाए, कोई बड़ी प्रॉपर्टी ली जाए, उसमें ज्वाइंट ओनरशिप हो, पहला नाम मिसिस का हो, सेकंड नाम मेरा हो, क्योंकि मिसिस बैंक में एक्टिंग सर्विस में है तो वो लोन भी ले सकती हैं और उनके नाम का अपना प्लॉट भी है, एक फ्लैट भी है और मेरे नाम का भी एक फ्लैट है। हम दोनों अपना अपना फ्लैट बेच दें और वो बैंक से लोन ले ले, तो क्या हम दोनों को कैपिटल गेन का कुछ रिलीफ मिल सकता है इसमें? मुकेश जी। अमृतपाल सिंह जी, आपके लिए खुशखबर ये है कि बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि ये ख्याल में रखिए आपके लिए और आपके जैसे कई दर्शकों के लिए कि अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी को बेची जाती है और उसका कैपिटल गेन एक नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए लगाया जाता है, तो इसमें बाकायदा आपको एग्जम्पशन का फ़ायदा मिलेगा। माना आपने जो आपका गेन आपको मिला उसको आप को-ओनर के तौर से इन्वेस्ट करते हैं, आपकी वाइफ को भी जो मिला वो भी आप को-ओनर के तौर से इन्वेस्ट करते हैं, और दोनों मिला के आपने ये जो नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपका पूरा गेन ये नई प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर समा जाता है तो आपको कोई भी टैक्स भरने की जिम्मेवारी नहीं रहेगी। बिल्कुल, ये ख्याल में रखिए। बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। ये अमृतपाल सिंह साहब को आपने टैक्स का अमृत दे दिया कि किसी भी तरह की टैक्स की जिम्मेदारी आपको नहीं मिलेगी, नहीं बनेगी। आप निश्चिंत होकर के आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। प्रमोद सिंघल साहब हैं, नई दिल्ली से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। प्रमोद जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार, जय श्री राम जी। नमस्कार, बताएं। मुकेश पटेल जी, जय श्री राम सर। हाँ जी नमस्कार, सर बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, जय श्री राम। मेरे पास कुछ कंपनियों के शेयर हैं जो अब लिस्टिंग नहीं है, तो मैं उसको जैसा किसी अपने शेयर डिविडेंड या सेविंग या अदर इंटरेस्ट से एडजस्ट कर सकता हूँ? देखिए, जो शेयर का लॉस है वो आप डिविडेंड या इंटरेस्ट की इनकम के सामने उसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी कैपिटल लॉस होता है
उसको कैपिटल गेन के सामने ही सेट ऑफ किया जा सकता है। और इसमें भी आपको ये नियम याद रखना है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस है तो उसको आप लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म गेन किसी के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस है तो वो केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने आप सेट ऑफ कर सकेंगे, लेकिन डिविडेंड या इंटरेस्ट के सामने ये सेट ऑफ नहीं होगा, ये आपको ख्याल रखना है। चलिए सिंघल साहब, मुझे लगता है कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी, क्यों? धारा के अगेंस्ट कर सकते कि धारा के अगेंस्ट कर सकते हैं? फिर से पूछें, क्या बताया आपने? जी? कोई धारा तो नहीं लगेगी, कोई मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकता हूँ उसको, तो धारा की जरूरत तो कोई है नहीं इसमें। हाँ बिल्कुल, आपका अनलिस्टेड कंपनीज का जो लॉस है उसको आप लिस्टेड कंपनी के गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। ये एलटीसीजी एसटीजी का जो मैंने आपको नियम बताया, सब्जेक्ट टू दैट ये कर सकते हैं। माना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अनलिस्टेड को लिस्टेड के सामने सेट ऑफ न किया जाए। इस पर कोई तो आप पाबंदी उसके नहीं बारे है, में तो आप निश्चिंत बिल्कुल रहिए। निश्चिंत रहिए। चलिए, तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि विदेश यात्रा के दौरान चुकाने वाले इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पर क्या कर सकते हैं टैक्स छूट का दावा, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स ग्रुप और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश पटेल जी, इससे पहले कि हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं उनका सवाल लें, इससे पहले एक मामला एचयूएफ का आया है। इसमें दरअसल यह है कि एक एचयूएफ पीपीएफ का अकाउंट अगर नहीं खोल सकता है तो क्या वह अपने सदस्य के खाते में कंट्रीब्यूशन करके 80C कटौती का दावा कर सकता है? क्या ऐसा है कोई व्यवस्था? लक्ष्मण जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू आपने खड़ा किया है एंड थोड़ा सा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स करके इसका हम बहुत ही पॉजिटिव एक रिप्लाई और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए, पीपीएफ की जो स्कीम है उस स्कीम में कई सालों से ये प्रावधान किया गया कि एचयूएफ जो आगे पहले के समय में अपने नाम से वो पीपीएफ का अकाउंट खोल के वो खुद उसमें निवेश करके वो 80C का भी एडवांटेज ले सकता था, पीपीएफ अकाउंट भी रख सकता था। अब एचयूएफ के लिए पीपीएफ स्कीम में पीपीएफ अकाउंट पर निषेध लगाया गया। नाउ ओनली इंडिविजुअल्स कैन ओपन पीपीएफ अकाउंट, माइनर का भी पीपीएफ अकाउंट हो सकता है। पर इनकम टैक्स एक्ट की जो सेक्शन 80C है उसमें कोई बदलाव किया नहीं गया है। तो 80C में ये कहा गया है कि इंडिविजुअल अपने स्पाउस या कोई भी चाइल्ड या तो एचयूएफ अपने कोई भी सदस्य मेंबर के केस में अगर पीपीएफ का निवेश करता है तो वो 80C का डिडक्शन मिलता है। तो इससे ये टैक्स प्लानिंग आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको 80C का पूरा फायदा लेना है तो आप इंडिविजुअल में और स्कीम्स में जाइए और पीपीएफ में निवेश के लिए आप एचयूएफ का फायदा लेके एचयूएफ से कोई भी सदस्य में निवेश करके 80C का भी एचयूएफ के केस में पूरा फायदा तो चलिए, तो काफी अच्छे से आपने समझा दिया। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पंजाब से, जीरकपुर से हैं, ये पीएन स्वरूप साहब। स्वरूप साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल आपके पास? सर मेरे दो सवाल हैं। जी, पहला सवाल बताएं, जवाब दूंगा, फिर दूसरा सवाल बताइएगा। ओके सर। पहला सवाल ये है कि कोई इनकम टैक्स पेयर जिसकी टोटल इनकम 2.5 लाख बेसिक एग्जम्पशन से नीचे है, ठीक है, और उनकी जो इनकम आती है वो बैंक इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर सपोज उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ऊपर हो जाता है लेकिन 2.5 लाख से नीचे रहता है, तो क्या उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है या एग्जम्प्टेड है? अच्छा, देखिए भाई साहब, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सेक्शन 139 में एक बेसिक कंडीशन या जो नियम रूल बनाया गया है वो ये है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, माना चैप्टर 6A सेक्शन 80 फैमिली के कोई भी डिडक्शंस और कुछ सर्टन एग्जम्पशंस कि जैसे कैपिटल गेन्स में आपके 54 या 54B, F वगैरह
कि कोई भी एग्जम्पशंस हो उसको छोड़ के आपकी एक इनकम गिनी जाएगी। अब आपने जैसे बताया कि कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म का है, आम तौर से लोग समझते हैं कि भी 1 लाख तक मुझे कोई टैक्स नहीं भरना है, सही है, पर ये लिस्टेड इक्विटीज का जो लॉन्ग टर्म गेन जिस पर टैक्स नहीं भरना है उसका प्रावधान 112A में ये है कि जो टैक्स बनता है उस पर आपको छूट मिलेगी। माना ये इनकम जो है वो तो आपकी टोटल इनकम में गिनी जाएगी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को गिनते हुए अगर 2.5 लाख से ज्यादा आपकी इनकम हो गई, आपको रिटर्न तो भरना है, टैक्स भरने की गिनती में आप जरूर उसका फायदा ले सकते हैं 112A का। तो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू यू। रिटर्न भरना है लेकिन आप टैक्स भरने में आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। स्वरूप साहब, दूसरा सवाल आप पूछना चाह रहे थे, क्या है वो? दूसरा सवाल, हाँ, अगर जैसे हम लोग फॉरेन ट्रेवल करते हैं ATD तो के बारे में हमको कुछ मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी होती है, ठीक है। तो क्या उसको ATD में क्लेम डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है? अगेन मैं कहूँगा लक्ष्मण जी, टैक्स गुरु में कुछ ऐसे इश्यूज आते रहते हैं कि पहली बार हमें इसका जवाब ढूंढना पड़ता है या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना पड़ता है। अब देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में जो कहा गया है सेक्शन 80D में ये कहा गया है कि एनी प्रीमियम पेड टू टेक द इंश्योरेंस फॉर द हेल्थ ऑफ द टैक्स पेयर और हिज फैमिली और पेरेंट्स, माना करदाता के अपने फैमिली और पेरेंट्स के लिए, हेल्थ के लिए। अब ये नहीं लिखा गया है कि इसकी हेल्थ इंडिया में ही उसका ख्याल रखना है या मान लीजिए वो बाहर ट्रैवल करता है उसके लिए भी उसने प्रीमियम भरा है, वो तो नहीं इस लिखा। पर कोई पाबंदी नहीं लगी है। केवल रिस्ट्रिक्शन ये है कि इट शुड बी अ कंपनी विच इज अप्रूव्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरिडा से अप्रूव्ड कंपनी होनी चाहिए। तो ये तो होती ही है। तो स्वरूप जी का सवाल का सीधा जवाब यह है कि आप अपना मेडिक्लेम प्रीमियम यहाँ तो क्लेम करें ही करें, पर अगर 25,000 या 50,000 के दायरे में छूट है, एग्जम्पशन पॉसिबल है, तो आप फर्दर कोई भी फॉरेन ट्रैवल का भी प्रीमियम भरते हैं तो ज़रूर उसका ATD में फ़ायदा ले सकते हैं। ये मेरा व्यू है। चलिए, तो ये थोड़ा सा पेचीदा मामला था लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया है कि आप उसका फायदा ले सकते हैं फॉरेन ट्रेवल के दौरान अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाते हैं तो। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि टैक्स बचाने के लिए कितनी होती है सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन लिमिट, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से। मुकेश जी, एक सवाल आया हैदराबाद से श्रीनिवास जी का। श्रीनिवास जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? जी, very good afternoon ji, this is जी। Srinivas. जी। Actually I have Good afternoon. Good somebody came to me. They have some money withdrawal from the bank 2021. ओके। And after keeping this, now they want to sell it some property and purchase property. After purchase and sales, they received some amount of black money, you can call. So which they have removed from the bank in 2021 February. The same amount, can he repay the cash, repay in the bank, or will he face any problem? Or will he receive any IT notices? ओके मुकेश What जी, is the procedure? Can you? ओके श्रीनिवास जी, हाँ जी, मुझे लेट मी एक्सप्लेन टू यू। एक तो आपको ख्याल में ये रखना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है बैंक्स के साथ, तो कोई भी एक टैक्स पेयर जिसका पान होता है, तो जितने भी उसके बैंक अकाउंट्स हैं वो एक या ज़्यादा, वो सब बैंक अकाउंट्स में मिला के अगर एक वित्तीय वर्ष में, माना फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये से ज़्यादा अगर आपने सेविंग बैंक्स अकाउंट में, एक या ज़्यादा अकाउंट्स में, एक पान नंबर है इसलिए, पैसा डिपॉजिट कैश में किया है, तो ये AIS में चला जाता है और स्वाभाविकतः
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कैश। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। अगर आप कोरिलेट कर सकते हैं कि आगे आपने बैंक से पैसा कैश से उठाया और वही पैसा आप कुछ समय के बाद वापस डाल रहे हैं, या तो कोई कैश आपको कोई सोर्स से मिली है जिसके लिए आपका कोई एविडेंस है, वो आप समझाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ये अनएक्सप्लेन्ड माना जाता है तो सेक्शन 68 के तहत ऐसी कोई भी अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स पर आपको 78% का टैक्स और 6% की पेनल्टी मिला के 84% का इफेक्टिव बर्डन, और उस पर इंटरेस्ट वगैरह का ज्यादा भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू आर कॉन्फिडेंट कि आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो फिर आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। तो न सिर्फ श्रीनिवास जी का बल्कि दूसरे हमारे जो दर्शक हैं, टैक्स गुरु के दर्शक हैं, उन सभी को हम लोग ये आगाह करना चाहें कि कोई भी अनएक्सप्लेन्ड कैश या फिर कहें कि अनअकाउंटेड मनी का लेन देन ना करें, क्योंकि इस पर जैसा कि मुकेश जी ने बताया भारी भरकम जुर्माना है और आप मुश्किल में फंस सकते हैं। इसीलिए जब भी आप कैश का अगर लेन देन कर ही लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कैश कहाँ से आ रहा है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकें इनकम टैक्स विभाग के पास। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन बेहतर यही कि अब इतने सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधाएं हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए, अकाउंटेड बनिए तो टैक्स से पे चेक से पे करिए, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए, और दर्शकों से यही कहूँगा कि आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप जब भी सवाल भेजें तो आप अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर भेजें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें और टैक्स गुरु से सीधी आपकी बात भी करा सकें। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।